Hello everyone, welcome to SCSH Publication. So today we are having Harpreet Singh ma'am with us. Firstly, I would like to congratulate you ma'am कि आपकी बुक हमारी पब्लिकेशन के साथ में पब्लिश हो चुकी है और अभी सभी प्लेटफॉर्म्स पे लाइव भी है. So how are you feeling ma'am? बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एससीएसएस के साथ ये मेरी सेकंड बुक है। और ये बुक मैंने अपने ग्रुप के 4th एनिवर्सरी पर लॉन्च की है। इसलिए मुझे ये और भी ज्यादा खुशी दे रही है कि एसटीएसएच की 3rd एनिवर्सरी एंड हमारी 4th एनिवर्सरी दोनों का कोलैब है ये। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। अमेजिंग मैम. तो मैम सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को अपनी किताब के बारे में कुछ बताइए कि आपकी किताब में हमें क्या जानने को मिलने वाला है. एक्चुअली ये किताब एक साझा काव्य संग्रह है। तो इस साझा काव्य संग्रह जिसका नाम मैं शायर हूँ, तो इसमें शायरी के बजाय कविताएं हैं, लेकिन ये 46 पोएट्स की, 46 राइटर्स की जो उनकी बेस्ट पोएम्स हैं, उनको हमने एक जगह पर इकट्ठा किया है और उसको साझा काव्य संग्रह का रूप दिया है। और मेरे साथ पिछले 4 साल से कई सारे पोएट्स जुड़े हुए हैं। और नियर अबाउट 500 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से हमने 46 लोगों को लिया, उनका जीवन परिचय और उनकी चार चार बेस्ट जो कविताएं हैं, जो सबसे अच्छा उन्हें खुद को लगा। और सबसे बड़ी बात है कि काव्य संग्रह का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इसमें आपको हर एक टेस्ट की कविता मिलेगी। तो हर इंसान जैसा सोचता है, जैसी उसकी भावनाएं हैं, उसके हिसाब से उन्होंने इनको लिखा है। तो इसलिए ये बेस्ट 46 लोगों की चार चार कविताओं का समूह, जिसमें खुद दिव्या जी ने भी अपनी कविता दी है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेस्ट काव्य संग्रह बनकर के तैयार हुआ है, जो जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। अमेजिंग मैम. तो मैम जैसे ये काव्य संग्रह है और कविताओं का अपने आप में हमारी लाइफ में कहीं ना कुछ महत्व जरूर होता है. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए कविताओं का क्या महत्व है. मेरे लिए कविताओं का महत्व, तो जैसे मैंने अपनी पहली पुस्तक में भी कहा, कि ये मेरे मन के उद्गार हैं। और आपकी भावनाएं आपको जब जिस जगह पर लेकर के जाती हैं, तो एक होता है कि कविता सोच करके किसी तरीके से लिखना और उसे कमर्शियल रूप देना, लेकिन मेरे लिए वो कमर्शियल नहीं है, वो दिल से जुड़ी हुई एक चीज है। तो मेरी फीलिंग्स मुझे जिस जगह पर जैसे लेकर के जाती हैं, मैं उन फीलिंग्स के साथ में उन कविताओं को लिखती हूँ। तो जिस समय मन में जैसी फीलिंग्स होती है, या आपके आसपास का सोशल दायरा जो है, उसमें आप जो कुछ देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, या जैसी आपकी भावनाएं उमड़ती हैं दैट टाइम, उसे एक काव्य का रूप देकर के बाहर रखना और उसे दुनिया के सामने लेके जाना कि एट प्रेजेंट इस टॉपिक पर, इस चीज पर कोई भी इंसान कैसे सोच सकता है, वो ही मेरे लिए कविता है। और ये काव्य संग्रह भी लगभग लगभग इसी तरह का है, क्योंकि मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर ही लिखते थे, पर उन्होंने कभी भी कोई बुक या कहीं पब्लिश नहीं हुए थे। तो उन सभी को एक पब्लिश राइटर का रूप देने के लिए हम लोगों ने इस काव्य संग्रह को बनाया। और लोगों को पढ़ने को भी मिलेगा कि कितना अच्छा लोग लिखते हैं। तो मेरे लिए काव्य मीन्स मन की भावनाएं, जैसी मेरी जो फीलिंग्स हैं जिस टाइम पर। अमेजिंग. ओके. तो अब सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में कुछ बताइए कि अपनी जर्नी के बारे में. मेरी जर्नी अगर मैं कहूँ तो, ऐसे कहूँ तो कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुई। बट एक्चुअली मेरी जर्नी मेरी स्टडीज के टाइम से ही स्टार्ट थी। और जब मैं छोटी ही थी तो मैं पढ़ती थी, तो तब उस समय से ही मुझे लिखने का शौक था। और डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी और कविताएं भी लिखती थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी मेरे पास अपनी खुद की एंगेजमेंट्स थी कि मैं उन चीजों को भूल भी गई कि मैं कभी ऐसा करती थी, और अपनी चीजों के अंदर इन्वॉल्व होती चली गई। तो क्योंकि मैं एक एजुकेटर भी हूँ, तो शिक्षिका के रूप में मेरे पास, और मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे पास इतना समय नहीं होता था। और जब कोविड का टाइम आया तो उस समय पर सब एट नेचुरली सब लोग फ्री हो गए, और सबके अंदर जो जो भी प्रतिभाएं थी वो निकल निकल के बाहर आई। तो दैट टाइम मैंने भी अपने आप को इंगेज रखने के लिए लिखना स्टार्ट किया।
और सबसे पहले मैं सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी। मैंने अपना एक फेसबुक आईडी बनाया जिसपे लिखा, फिर अपना पेज बनाया जिंदगी की महक, उस पर लिखना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने एक फेसबुक ग्रुप का निर्माण किया, मैं शायर हूँ, जिसे आज 4 साल हो गए हैं। और उस ग्रुप में लिखते लिखते, अलग अलग तरह की थीम करते, अलग अलग टॉपिक्स पर लिखते लिखते, कब मैं मेरी जर्नी बढ़ करके किताबों तक आ चुकी, ये मुझे खुद को भी नहीं पता लगा। और मुझे लगा कि, क्योंकि जब मैंने ये ग्रुप बनाया था तो मैंने सोचा था कि जो मेरी जर्नी है, उस जर्नी में मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए मैं उनको साथ लेके चलूंगी। तो जैसे ही मैंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश कराई, मेरा ये सपना था कि सबकी बुक एक पब्लिश होनी चाहिए। तो मैंने उन सबके लिए सोचा, और सोच करके एक ये नया काव्य संग्रह बनाया जो अपने ग्रुप में जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग थे उनके लिए। और बस यही मेरी जर्नी है। ये सेकंड बुक के रूप में आपके सामने आई है, जल्द ही हो सकता है कि थर्ड बुक आपके सामने आए, और वो भी SDSS से ही आएगी। अमेजिंग मैम। सो अपने डेली रूटीन के बारे में बताइए, क्योंकि एज अ राइटर हमें बहुत क्रिएटिव होना होता है, और ऑब्वियसली अगर आप एक वर्किंग वुमेन है तो आपके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन किसी भी वुमेन के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती होती है। तो उन सब चीजों में अपने पैशन को भी फॉलो करना, सब कुछ फॉलो करना, ऑब्वियसली उसके लिए आपको कुछ तो अलग करना होता होगा जिससे आपको वो एक एंथुजियाज्म बना रहे तो करना अपने पड़ता है, ड्रीम के लिए। सो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल करना पड़ता है। सबसे पहले तो मेन चीज है कि आप काम कोई भी कर रहे होते हैं, जब आप लिखने की जर्नी पर चल रहे होते हैं, तो आप हर एक चीज का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। ये मुझे लगता है कि शायद हमारे अंदर गुण अपने आप ही पैदा हो जाता है, और हम अपने आसपास की चीजों को, अपने आसपास की घट रही घटनाओं को, या अपने जो दिल से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको बहुत ही बारीकी से देखना शुरू करते हैं। क्योंकि जो कहते हैं ना कि कवियों का दिल एक नाजुक दिल होता है, तो हर चीज को उस नाजुकपन से देखना और उसे समझना, और फिर उसके बारे में जैसे ही कोई भावनाएं उठे, कई बार तो ऐसा होता है कि वो भावनाएं ऐसे समय पे उठती हैं जब आप कोई कागज कलम मोबाइल कहीं पर आप कुछ लिख नहीं सकते। दैट टाइम मैं क्या करती हूँ, उससे जुड़ी हुई कुछ लाइनों को कहीं ना कहीं नोट करके रख लेती हूँ कि ये चीज मेरे दिमाग में अभी आ रही है, ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद गायब हो जाए, और मैं जब फ्री हो जाऊंगी तो इसके बारे में लिखूंगी। तो क्योंकि एज अ वर्किंग वुमेन हम लोग की तो जर्नी अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टीचिंग है। तो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होकर के जब आफ्टरनून घर आते हैं, उसके बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद अभी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो और वो जॉब करते हैं, तो मेरे पास ऐसी उनकी एज सच उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब नहीं है। तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर है तो है ही है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद जो समय बचता है, उसे मैं अपने लिए रेस्ट करने के बजाय इन चीजों के साथ इन्वॉल्व करना ज्यादा करती हूँ। और क्योंकि आपको लिखना है तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो मुझे पढ़ने का भी उतना ही शौक है जितना लिखने का शौक है। तो अलग अलग राइटर्स की चीजों को पढ़ती रहती हूँ, सोशल मीडिया पे पढ़ती रहती हूँ, और फिर उनको जब मौका मिलता है तब लिख करके रख लेती हूँ, और आप सबके समक्ष उपस्थित करती हूँ। अगर सबको अच्छा लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो भी खुद को खुशी होती है कि हाँ, मैंने अपनी भावनाओं को एक जगह पर पिरोया, कम से कम वो कागज पर अंकित तो है, वहां से तो नहीं हटेंगी। तो वो जो अमिट छाप मुझ पर आई है, वो छाप कहीं ना कहीं जब भी कभी जीवन में मैं वो पन्ने पलटूंगी, तो मुझे वो चीज हमेशा याद रहेगी, वो भावनाएं मुझसे कहीं दूर नहीं जाएंगी। अमेजिंग मैम। तो यस मैम, तो अपने खाली समय में जैसे आपने बताया कि आप लिखना बहुत पसंद करती हैं, पर क्या इसके अलावा भी कुछ है जिससे आप कहीं ना कहीं खुद से कनेक्टेड फील करती हैं? हाँ, इसके अलावा तो देखिए हर एक लेडी का पैशन होता है, कुकिंग करना, दोस्तों के साथ रहना, और उससे भी ज्यादा मेरे लिए, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो मुझे, और मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है उन बच्चों के साथ कनेक्ट करना। तो जो भी मेरे साथ जो बच्चे मेरी क्लास में हैं, दैट टाइम मुझे वो एक अच्छी फीलिंग आती है। वो 5 घंटे शायद मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम होता है,
जो मैं उन बच्चों को देती हूँ, और जो वो मुझे देते हैं वो मेरे दिए हुए से कहीं ज्यादा होता है। क्योंकि वो टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, जो मैं अपने बच्चों के लिए कर रही थी वो इनके लिए कर रही हूँ, और उन बच्चों के साथ मुझे अपने बच्चों की कमी महसूस होना बंद हो जाती है। तो मेरी जिंदगी में अगर मैं कहूँ तो लिखने के बाद अगर दूसरा पैशन है तो उन छोटे बच्चों के साथ खुद को कनेक्ट करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। बाकी तो एज यूजुअल जैसे लाइफ चलती है, सबके छोटे छोटे शौक होते हैं, बस वैसे ही चलती है। लेकिन मेन ये दो ही चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अमेजिंग मैम। तो एक शिक्षिका होना अपने आप में, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और आपको हर समय अपडेटेड रहना पड़ता है, और आप जो भी आप चाहते हो कि बच्चों को अपना बेस्ट दो, राइट? तो एक सफल शिक्षिका आप किसको मानती हैं? आपके अनुसार वो कौन हो सकता है, या किस तरह का होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक होने में सफलता और असफलता जैसी कोई बात नहीं होती है। बिल्कुल। हर इंसान अपना बेस्ट देता है। लेकिन अगर आप अपनी बात को दूसरे को समझा सकते हैं, अगर आपकी बातों से एक बच्चा ऐसा प्रभावित हो कि वो अपने जीवन की धारा को मोड़ सके, या वो जो कुछ कर रहा है उसके अलावा वो कुछ और सोच सके, या उसके पेरेंट्स उसके बारे में जैसा सोचते हैं, अगर हम किसी एक पेटीएम में पेरेंट्स को ये समझा सके कि उनके बच्चे के अंदर क्या अच्छाई है, उनको उसे कैसे आगे बढ़ाना है, तो मुझे लगता है बस इतने में ही हमारी यात्रा सफल हो जाती है। जब हमारे पास बच्चे आते हैं पलट करके, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस लेती हूँ और मेरे पास जितने बच्चे मिलने आते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही होते हैं जो कंप्यूटर साइंस में बीटेक एमटेक कर रहे होते हैं। और जब वो आते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है, और फिर वो कहते हैं कि मैम आपने उस समय जो पढ़ाया था वो हमें हमारे आज भी काम आता है, या हमें आज भी वो चीजें याद हैं, आज भी हम उन्हीं को यूज कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हाँ ठीक है, हमने किसी के जीवन को इस जगह पे पहुंचाया कि उसे उस चीज में इंटरेस्ट बाकी रह गई, उसके उस चीज से इंटरेस्ट नहीं गई, तो उस चीज के अंदर उस बच्चे की रुचि को जगाना। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं उसे समझाना चाहती हूँ वो उस बच्चे का समझना, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब वो समझ पाया कि मैंने उसे क्या समझाया। मेरे हिसाब से एक सफल शिक्षक होना बस उतना ही है कि आप सिर्फ किसी बच्चे को सब्जेक्ट के साथ जोड़ सके। अगर वो जुड़ गया है तो बाकी सारे काम वो खुद कर लेगा। मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये नंबर की रेस कभी समझ नहीं आई, और ना ही मुझे लगता है कि मुझे इस जीवन में समझ में आने वाली है। मुझे ये लगता है कि अगर आपने चीजों को अच्छी तरीके से समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी न किसी मोड़ पर सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। और जिस व्यक्ति ने आपको उस मोड़ पे ले जाके खड़ा किया है उसे जीवन में एक बार जरूर याद करोगे, जैसे आज भी हम करते हैं। जी, अमेजिंग मैम। ओके, तो जब हम बात करते हैं टीचर और स्टूडेंट रिलेशन की, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक जरूरी एलिमेंट होता है वो किसी भी बच्चे की ग्रोथ में, राइट? तो आप इस बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को आप और एनहेंस कर सकते हैं, या आप करते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे बच्चे आपसे ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं? अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं तो जैसे प्राइमरी एजुकेशन में हूँ, तो हम लोग जब प्राइमरी एजुकेशन में होते हैं तो मुझे ये लगता है कि हर टीचर से बच्चे को एक मदरली फीलिंग मिलनी चाहिए। जैसे ही वो अपने घर को छोड़ के आता है, अगर उसको अपनी टीचर और अपनी मम्मी में कुछ खास डिफरेंस ना समझ में आए, उसे ये लगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, अनुशासन में रहना है, सारी चीजें करनी है, लेकिन वो मुझसे हर बात फ्री होकर के कर सके, उसे ये लगे कि जैसे मैं अपनी मम्मी को हर चीज बता सकता हूँ वैसे ही करें, और मैं उसे उसके परिवार के साथ भी उतना ही कनेक्ट कर सकूं, कि वो समझे कि हमारे से बड़े जो हैं हमारे घर परिवार में, उनके साथ हमें क्या बिहेव करना है, कैसे रहना है, और इवन देन आप जब सोसाइटी में मूव करते हो तो कैसे रहना है। अगर ये चीजें हमने एक बच्चे को सिखा दी, और उन्हें मैंने जब दूसरों के साथ, जो मैंने खुद फील किया है कि जब मैंने उनको सिखाया कि आपको दूसरों के साथ क्या व्यवहार करना है, अपने से एल्डर लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है,
तो वो अपने आप जिस जगह पर बैठे हैं वहां पर भी उनका बिहेव चेंज हो जाता है। तो आपको उन्हें डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता कि आपको कहाँ कैसा बिहेव करना है, वो खुद सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें किस किस जगह पर कैसा बिहेव करना है। तो ये चीज अगर एक टीचर बच्चों के साथ कनेक्ट कर सके और बच्चों को ये ना लगे कि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ बैठे जिनसे उनको डर लग रहा है, वो उसके साथ बैठे हैं जिनके साथ वो आराम से रह सकते हैं और अपनी चीजों को कर सकते हैं, वो ही उनके लिए बेस्ट होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि टीचर मीन्स सेकंड मदर, और अगर वो उनके लैब में आते हैं तो मीन्स वो उस तरीके से ही कनेक्शन फील करें जैसा वो अपनी माँ के साथ करके आए हैं, तो फिर हम उन्हें अपनी हर चीज अच्छे से समझा सकते हैं। अमेजिंग। ओके, तो एज ए टीचर आप क्या चाहेंगी, कौन से दो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको मान लो ऐड करना है जो आप कंपल्सरीली ऐड करना चाहेंगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स? मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉरल्स हैं अभी हमारी सोसाइटी में वो बहुत ही खत्म हो गए हैं, लेकिन हम मॉरल्स को मॉरल्स की तरह पढ़ाते हैं। वो पढ़ाना नहीं है, उसे सिखाना है, और वो चीज बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर आनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं अपना बचपन याद करूं तो हमारे बचपन में हम लोग स्कूल में ही थोड़े से कुकिंग होती थी हमारी, हम कुछ चीजें जो घर की चीजें थी वो करना सीखते थे, हमें याद है अभी भी। तो हम लोग सेवेंथ एट्थ तक क्राफ्ट में और बाकी चीजों में ये सारी चीजें सीखते थे। जैसे आजकल बच्चे निडल पकड़ने में भी डर रहे हैं, तो मम्मी पापा उनको कुकिंग के लिए गैस के पास जाने से भी डराते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम उनको दूर रखते हैं। लेकिन उनको सहारा देते हुए लिए वो चीजें करनी बहुत जरूरी है कि हम वो चीजें उनके लिए करें ताकि वो उन चीजों के साथ जुड़े। इसके साथ साथ उनको एक्सरसाइज और जितनी भी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनके साथ एक इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ही जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि अभी बहुत वीक हो चुके हैं बच्चे हर तरीके से, तो उनको एक फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ देना बहुत जरूरी है। और सोसाइटी में मूव करने के लिए उनके अंदर मॉरल जगाना बहुत जरूरी है कि उनको आगे जाकर के वो जो हर तरीके से अभी सोसाइटी हमारी बिगड़ रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यही रीजन है कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार ही नहीं दे पा रहे। तो वो संस्कार देने बहुत जरूरी हैं। तो ये चीजें अगर हम एजुकेशन के साथ मुझे लगता है इन्वॉल्व करें तो हमारी सोसाइटी बहुत चेंज होगी, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न होते जा रहे हैं, यस। बट एक्चुअली हमारा इंडियन कल्चर ही बेस्ट था जिसको हम बिल्कुल भी सपोर्ट अभी करना बंद करके और अपने बच्चों को वेस्टर्नाइज करने में लगे हुए हैं। तो वेस्टर्न होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके साथ अपने कस्टम को भी फॉलो करना उतना ही जरूरी है। तो ये दोनों चीजों को जब हम मिक्स करेंगे ना, तभी हमारी सोसाइटी आगे जाकर के अपने अच्छे रूप में दिखाई देगी। और ये चीजें प्राइमरी एजुकेशन में ही शुरुआत से ही होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी भी पेड़ की जड़ में वो डालते हो तभी वो आगे जाकर के वो रूप लेती है। बड़ा होने पे आप उसे वैसी चीजें नहीं सिखा सकते। अमेजिंग। सो मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम की and बच्चों के डेवलपमेंट की, सो देयर वाज अ बुक कॉल्ड आई एम द माइंड, जिसको मैंने रीड करा था, एंड उसमें कुछ ऐसी चीजें मेंशन थी जो मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं सही है। तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि एजुकेशन सिस्टम आपको एक तरह से वो माइंड को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर देता है, उसकी बाउंड्रीज को हम मतलब एक बाउंड्रीज क्रिएट कर देता है कि बिफोर दैट बच्चा टोटली केपेबल होता है थिंकिंग एनीथिंग, डूइंग एनीथिंग, जो भी उसे करना है। बट एज वी आर ग्रोइंग अप इन दिस एजुकेशन सिस्टम के अलोंग, जैसे हम ग्रो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नैरो डाउन होता चला जाता है, और जिसकी वजह से आपकी बाउंड्रीज बढ़ती चली जाती है, नेगेटिव फीलिंग्स एंड जो भी हमें एक नेगेटिविटी कह लो, या जो भी फीलिंग्स है जिनकी वजह से हम हर्ट होते हैं खुद को, या डिप्रेशन, एंजाइटी, या वट एवर दीज थिंग्स आर, वो सब कहीं ना कहीं आर ड्यू टू दिस। सो दिस वॉज मेंशन्ड ओवर देयर। तो आपका क्या मानना है कि क्या ऐसा सच में है, या फिर वो सिर्फ कहने की बात नहीं, ऐसा है, लेकिन एक्चुअली ये चीजें ना एक बच्चा फील नहीं करता है, हम उसे फील कराते हैं। जैसे हम कोई भी चीज एक बच्चे के मन में डालते हैं, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आपको हर समय कह रहे हैं कि आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, तुम्हारे मार्क्स इस जगह पर इतने कम क्यों आए,
तुमसे 4 बच्चे पढ़ाई में आगे क्यों हैं, क्या मैंने तुम्हें ये सारी चीजें नहीं दी? लेकिन एक्चुअली हर बच्चे की एक अपनी कैपेसिटी होती है। कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई किसी और चीज में अच्छा होता है। सबकी अपनी अपनी चीजें होती है, किसी क्या अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। और किसी किसी कोई कोई ऐसा भी बच्चा होता है जिसे बचपन में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होती है। तो हमें उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट के लिए उसकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए जब हम चीजों को करें और उसे दूसरों के साथ compete कराना बंद कर दें। कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि मार्क्स की रेस में आप दौड़ रहे हैं। कंपटीशन का मतलब ये कि आप अपने बच्चे की एक एक उसकी एक्टिविटी देखिए कि वो खुद क्या है। जैसे अगर मैं ही अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों को आपस में compete कराऊं तो वो गलत होगा। एक बार मेरे छोटे बेटे ने मुझे कहा कि मैं इस चीज में भैया जैसा क्यों नहीं हूँ। तो मैंने उसको बोला कि अगर तुम भैया जैसे होते तो तुम्हारा नाम भी वही होता ना। यू आर अनदर पर्सनालिटी। तो आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है, आपकी अपनी चीजें हैं, आपका एक अलग नाम है, आपका एक अलग फेस है, आपका एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर है। क्यों है? क्योंकि आप डिफरेंट हो अलग दूसरे से। एक जैसे तो दो लोग कभी भी नहीं होते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे के जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही चीज एनजाइटी और डिप्रेशन आपको दे रहा है। जब हम ये चीज एक बच्चे को भी बार बार बोलते हैं तो वो एक बच्चा जो एनजाइटी और डिप्रेशन वर्ड नहीं समझता वो उसमें चला जाता है। लेकिन पहले के जमाने में लोग नहीं जाते थे क्योंकि हमें कभी कंपटीशन कराई ही नहीं गई ना। हमें तो बोला ही नहीं गया कि तुम्हारे बगल वाले बच्चे कितने मार्क्स क्यों आए और तुम्हारे क्यों नहीं आए। पेरेंट्स बस इस बात में खुश होते थे, अच्छा बच्चा पढ़ रहा है मतलब पढ़ रहा है। क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नहीं पता होता था कि पढ़ना क्या है और पढ़ करके आप कहाँ पहुंचोगे। पर आज हम अपने बच्चे को, वो छोटा सा बच्चा और हम उसे एक पहाड़ पे चढ़ाना चाह रहे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप उसे बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं तो उसके पहले एक स्टेयर केस होता है। वो एक एक सीढ़ी चढ़ता है। कोई एक सीढ़ी एक बार में चढ़ता है, कोई 4 एक बार में चढ़ लेता है। किसी को एक सीढ़ी चढ़ने के बाद बैठना पड़ता है और फिर चढ़ता है। लेकिन पहुंचते तो सभी हैं अपनी अपनी मंजिल पर। पर अगर हम सबको एक ही मंजिल पर भेजना चाहेंगे जी। तो ये सोसाइटी भी नहीं चल पाएगी। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें अपने बच्चे को क्या बनाना है और हम बस उसे वो बनाने में लग गए। हमने ये नहीं जाना कि उसकी खुद की क्या है। जैसे मैंने अपने लिए कहा कि मैं अभी एक टीचर हूँ। मैं अब कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिकल से अपनी पढ़ाई की। दैट टाइम मुझे वो इंटरेस्ट नहीं आया। अभी मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा, फिर मैंने उसमें एजुकेशन, एक एजुकेटर बनी। लेकिन मेरी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लिखने में थी तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। वो अपने आप निकल करके सामने आ गया। तो इसी तरीके से हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ अलग टाइप के गुण होते हैं। उनकी उन चीजों को अगर हम डेवलप करना स्टार्ट कर दें, अगर उस चीज को रिकॉग्नाइज करें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को एंजाइटी और डिप्रेशन होगा। हर इंसान अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है। और उसकी उसी पर्सनालिटी को अगर हम डेवलप करना स्टार्ट करें। आज के एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ये यही है कि सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं, सबको एक जैसा चला रहे हैं, सबको एक ही जगह ले जा रहे हैं। तो ये चीज जब होती है तो, और हम तो ले जा रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है कि ये बना हुआ है। एक्चुअली हमारी फैमिली भी वही कर रही है। तो अगर फैमिली कम से कम उस चीज को रिकॉग्नाइज करे तो मुझे नहीं लगता कि एक छोटे बच्चे के साथ तो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजें आएंगी। वो आगे की तरफ ही बढ़ेगा। और ये चेंजेस करने बहुत जरूरी हैं। हमें अपने आप में चेंज करना है क्योंकि आज के जमाने में आप कोई भी चीज करें, आप देख लीजिए अपने आप को, आप जो कर रहे हैं आप उसमें बेस्ट हैं। मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें बेस्ट होंगी। कोई कुछ कर रहा होगा वो उसमें बेस्ट होगा। पर हम जो कर रहे हैं अगर उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करें, बजाय इसके कि कोई बेस्ट है उसे देख करके उसके जैसा बनने की कोशिश करें। अगर हम कोई बेस्ट को देख करके अपने आप को वैसा बनाएंगे तो मुझे लगता है मैं वर्स्ट होंगी। लेकिन मैं अपना जो बेस्ट है उसे बेस्ट करने की कोशिश करूंगी तो मैं बेस्ट बनूंगी। तो हम दूसरे का बेस्ट देख करके अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देन हम वर्स्ट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और हमारी एनजाइटी और डिप्रेशन और ऐसी चीजें निकल करके बाहर आती हैं। जी। तो ये चीज बहुत ही जरूरी है कि हमें अपने आप में देखना है कि हमारी क्या क्षमता है, हमारी क्या कैपेसिटी है, हमारे बच्चे की क्या कैपेसिटी है, और हमें उसे वैसा ही बनाना है। अमेजिंग मैम।
तो मैम जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि हम किस में बेस्ट हैं, हमें उसी में आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को उस हिसाब से बनाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर यंगस्टर के माइंड में है, हर बच्चे के माइंड में होता है, वो यही होता है कि वो किस में बेस्ट है या उनका क्या पैशन है, वो इसको डिस्कवर कैसे करें। बहुत सारे तरीके इंटरनेट पे यहाँ वहां सब जगह मिल जाते हैं, बट स्टिल अगर आपको असल में जानना है कि आप किसमें अच्छे हो, तो वो एक अलग ही जर्नी है और शायद वो इतनी जल्दी नहीं पता चलता। बट स्टिल वी आर ऑल लाइक दिस, हमें बिल्कुल। सक्सेस चाहिए और जल्दी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आसपास के लोग दे आर डूइंग समथिंग राइट। तो ऑब्वियसली वी ऑल्सो वांट कि हाँ हम जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो। तो कैसे समझें कि असल में हमारे लिए क्या सबसे बेस्ट है, हम किस में सबसे अच्छे हैं, और उसको कैसे आगे बढ़ाएं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज में आपकी जो हॉबीज होती हैं वो ही आपका पैशन होती है, आपको दैट टाइम नहीं समझ में आता है, लेकिन एक्चुअली आपकी हॉबीज आपके पैशन के साथ कहीं ना कहीं जरूर जुड़ी होती हैं। आपको वैसी चीजें अच्छी लगेंगी, आपको वैसे काम अच्छे लगेंगे, वैसे लोग अच्छे लगेंगे, पढ़ते समय आपको सब्जेक्ट भी वही अच्छा लगेगा जो आपके पैशन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर आप उन चीजों की तरफ पलट करके एक बार देखना शुरू करें, तो ये सही बात है कि अपना पैशन ढूंढना इतना आसान काम नहीं होता है, या अपने इंटरेस्ट ढूंढना इतना आसान काम नहीं होता। उसका रीजन क्या होता है ना, हमारे ऊपर सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा होते हैं, यस। और हमें लगता है कि जो हमसे कराया जा रहा है यही हमारा बेस्ट है। यस। मान लीजिए कि बिल्कुल। मेरे घर में मुझे दिन भर मैथ्स पढ़ाई जा रही है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन दिन जी। भर कराई जा रही है और मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, तो मेरे घर वाले मुझे पक्का बताएंगे कि तुम मैथ्स में बेस्ट हो, बट एक्चुअली मैं नहीं हूँ। जी। तो ये चीज जानना कि मैं, और फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठेगा कि ये सब्जेक्ट ही मेरा बेस्ट है, ये ही चीज मेरी बेस्ट है, बट वो बेस्ट नहीं है। क्योंकि एक सोशल प्रेशर, एक पेरेंट्स का प्रेशर, एक स्कूल का प्रेशर, इंस्टीट्यूशन का प्रेशर हमारे पर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि हमको लगता है कि यही हमारा पैशन था, यही हमें करना था। हम नहीं समझ पा रहे थे कि हमको क्या करना है, इसलिए हम उसे नहीं ढूंढ पाते। और हम ढूंढते कब है, जब हम अपने 25-30 की एज को क्रॉस कर लेते हैं और कोई एक जॉब करने लगते हैं, लोगों के प्रेशर से फ्री हो जाते हैं, और उस जॉब में जब हमें इंटरेस्ट नहीं आती तो फिर हमको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम किसी एक गलत जगह पर आ गए हैं, ये हमारा पैशन तो नहीं था। फिर अब आजकल जो सबसे ज्यादा हो रहा है कि लोग उसको छोड़ करके और जो उनका पैशन है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो पैशन एक्चुअली सब पहचानते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम अपने प्रेशर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो आप अगर ये देखिए कि आपकी हॉबीज आपको क्या है, कौन सी ऐसी एक चीज तो है जो आपसे कराई जा रही है, और एक चीज है जो आप करते हैं। तो आप ये देखिए कि क्या क्या चीजें आपसे कराई जा रही है और क्या चीज आप खुद करते हैं। आपको क्या करना अच्छा लगता है। मान लीजिए मैं आपको आर्ट सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, उसमें से आपको सबसे अच्छा ड्राइंग करना लगता है, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक सोल हैं, आपको वो अच्छा लगता है। देन आप फाइंड आउट करिए कि हाँ ये चीजें मैं कैसे करूं, इसके लिए मैं क्या करूं। तो वो एक चीज है। मान लीजिए कि मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ने के बाद मुझे बहुत बोरियत लग रही है, लेकिन मुझे डांस करके रिलैक्स फील हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं मैं अंदर से एक डांसर हूँ। मुझे म्यूजिक सुनते हुए पढ़ना अच्छा लगता है, यानी कहीं ना कहीं मेरी इंटरेस्ट म्यूजिक में है। तो जब हम इन चीजों को रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, देन वी फाइंड आउट कि हाँ हमारा पैशन क्या है। फिर आप उसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने पैशन को अपना ऑक्यूपेशन भी बनाएं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका पैशन कहीं ना कहीं अगर आपके साथ चलता है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। जैसे मैं टीचिंग के साथ साथ जब मैं घर पे आकर के अपनी चीजों को भी उतना ही समय देती हूँ, तो मुझे वो समय बोझ नहीं लगता। मुझे लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं भले कितनी भी टायर्ड हूँ लेकिन ये मुझे खुशी दे रहा है। तो कुछ चीजें आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, कुछ चीजें आप जिंदगी में दूसरों की खुशी के लिए करते हैं, और कुछ चीजें आप अपनी फैमिली को चलाने के लिए करते हैं। तो आप जिस चीज में आपको खुशी मिले, जिस चीज के साथ में आपको जुड़ के अच्छा लगे, वो चीज करनी चाहिए। तो अपने आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जैसे मुझे लग रहा है आपको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप पहुंचे उस जगह पे ना, आपने खोज निकाला।
लेकिन अगर आप इसको अपना फुल टाइम सोचें तो हो सकता है फुल टाइम आपका प्रोफेशन ना हो, ये कुछ और भी होगा। लेकिन ये आपका पैशन है, आप इसे कर रहे हो, तो ये 1 घंटा आपको जो खुशी देगा वो जी दूसरा कोई काम नहीं देगा। बिल्कुल। तो ये होती है इंटरेस्ट को अपने खुद से खोज निकालना। हमें बातें करना अच्छा लगता है, हमें कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, हमें लिखना अच्छा लगता है, हमें पढ़ना अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा लगता है, बस वही है हमारा पैशन, वही है हमारे इंटरेस्ट। सिर्फ इतना ही जानना है कि मुझे खुद को क्या अच्छा लगता है। कौन मुझे ये कह रहा है कि तुम इस चीज में अच्छे हो, वो एक अलग चीज है। जी बट भले मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं सबसे बेकार करती होंगी, क्योंकि मैंने उस पर हाँ। कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी देता है, दैट मीन्स दैट्स माई पैशन। अमेजिंग मैम, वेरी अमेजिंग। इट वाज रियली नाइस इंटरैक्टिंग विद यू। आपसे काफी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, एंड आई होप हमारी ऑडियंस ने भी इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय करा होगा। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू इफ यू हैव एनी मैसेज फॉर आवर ऑडियंस। बिल्कुल। एक तो मैं दिव्या जी और STSH के लिए एक मैसेज देना चाहूंगी कि आपकी 3rd एनिवर्सरी है, जिसके लिए मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं। और आज हम धनतेरस के दिन ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप सबको हैप्पी धनतेरस, और आने वाली दिवाली, आने वाला नया वर्ष सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो। और हम सभी लोगों को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। और हम सब लिख रहे हैं, और लिखते हुए अपनी चीजों को दूसरों तक पहुंचाना, ये भी एक अपने आप में पैशन है कि हम उसे दूसरे तक पहुंचा सकें। और उसके लिए आपका पब्लिकेशन, मुझे तो पता नहीं क्यों जब से मैं जुड़ी हूँ मुझे बहुत ही बेस्ट लग रहा है। और मैं चाहूंगी कि आपके साथ और भी बहुत सारे लोग जो मेरे 46 राइटर्स हैं, वो भी आगे जाकर के कभी जुड़ना चाहें तो वो आपके साथ जुड़ें। और जितने लोगों ने मेरी बुक में लिखा है, उन सभी लोगों ने अपना जो आउटकम दिया है वो बेस्ट है। तो सब लोग इस जो नई बुक आई है मैं शायर हूँ, उसे बहुत अच्छे से पढ़ें, एक बार उसका अवलोकन जरूर करें, चाहे ऑनलाइन ही पढ़ें। और वो देखें कि ये जो बुक है वो कितनी ज्यादा अच्छी बन पड़ी है। और इसी तरीके से हम सभी लोग अपने अपने पैशंस को जारी रखते हुए एक आने वाले साल में और नए मकाम को हासिल करें। Thank you so much, ma'am. It was really nice interacting with you. And please tell us if, how was your experience with our publication? And if you have any suggestion for us, then feel free to share. मुझे तो आपका पब्लिकेशन मैं पहले ही बोल चुकी हूँ बिना रीजन के कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बहुत टाइमली काम करके देते हो। हमारी तरफ से भले लेट हो जाए, लेकिन आपका काम टाइमली होता है। और खास तौर पे जब वो बुक छप करके हाथों में आती है ना, तो उसका जो लुक होता है, उसके जो फॉन्ट होते हैं, उसकी जो फुल बुक आपके हाथ में जब आती है, तो आपको उसको देख करके एक अलग टाइप की खुशी, क्योंकि हमारे लिए तो वो हमारा बेबी है, तो हमारी खुशी तो अपनी जगह है ही है, लेकिन उसको उतना सुंदर रूप दे देना, ये जब आपकी पूरी टीम मिल करके करती है तो वो खुशी अपने आप में मतलब बहुत ज्यादा हमें मिलती है। और मैं यही चाहूंगी कि आप बस अपनी इस चीज को बरकरार रखें, और हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। और खास तौर पे इस बात की बहुत खुशी होती है कि आप सब लोग बहुत छोटे हो, मतलब मैं आप लोगों से आपके मतलब मदरली एज की हूँ, क्योंकि अब मेरे बच्चे भी आपसे बड़े हैं। और उसके बावजूद इतनी छोटी उम्र में आप लोगों ने ये जो पब्लिकेशन बनाया है, और जो इसका आपका स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस है, तो वो वाकई में गुडनेस और हैप्पीनेस दोनों को हमारे लिए बढ़ाती है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ करके, और मुझे लगता है कि ये रिश्ता हमारा जो है ना, ये लाइफ टाइम यूं ही जुड़ा रहेगा और लाइफ टाइम यूं ही चलता रहे। और बस इसी तरीके से हम लिखते रहें और आप छापते रहें, हम लिखें, उसके बाद आप इंटरव्यू लें, और आप सब लोग एक टीम में एक साथ यूं ही बने रहें। आपके रिश्ते भी उतने ही अच्छे बने रहें जितना आपके राइटर्स के साथ में आपके रिश्ते हैं। तो मेरे यही शुभकामनाएं हैं कि आज आपके 3 वर्ष हुए हैं, आपकी टीम में भी आप लोग जितने लोग हों, आप सबका रिश्ता वैसे ही उतना ही अच्छा बना रहे जितना हमारा रिश्ता आपके साथ उतना ही अच्छा है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके 3rd एनिवर्सरी पर। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your blessings and इतने प्यारे मैसेज के लिए. So
now I would have to end this interview, but this was really amazing. सच में आज काफी कुछ आपसे सीखने को भी मिला, जानने को भी मिला, और ये conversation, obviously I don't call it a interview, it is actually a conversation हमारे बीच में, and it is just very amazing. So thank you so much for this amazing interview. Thank you. Thank you so much.